दोस्तों नूह शहर में है फैक्ट फाइंडिंग की टीम अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अलग अलग गांवों में फैक्ट फाइंडिंग करते हुए आज नूह में पहुंचे हैं। नूह में हमारे साथ है शकीर अहमद, जो इस इलाके में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो दर्ज हुई है, लेकिन इतनी अनगिनत घटनाएं भी हैं, ऐसी अनगिनत घटनाएं जो रिकॉर्ड में ही नहीं आई है, जिसका मालूम ही नहीं किसी को। उसमें बहुत ऐसी भी है जिनमें मौत हुई है। तो एक बार इनसे हम एक बार पूरा जानना चाहेंगे कि कितनी यहाँ मौतें हुई हैं, कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, कितनों के पाँव तोड़ दिए गए हैं। ये सारी चीज़ हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे जनमंच के चैनल में। जी शुक्रिया आपका कि आपने मेवात की आवाज़ को उठाने के लिए हम जैसे एक अदना से व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात को रखने के लिए। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम शकीर अहमद है और बेसिकली मेरा गांव यहाँ से गोलपुरी है, जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूं। और पिछले 10-11 साल से मैं इसी सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूं और स्पेशली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बतौर में काम कर रहा हूं। तो जो अभी आपने जो सवाल जो आपका है कि मेवात में जो अनगिनत केसों के बारे में जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेवात में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं और जो इनका जो ग्राफ है वो 2013, 14 और 15 के बाद बढ़ा है। इसमें से ये कि बहुत से मसले ऐसे हुए हैं जो नेशनल मीडिया ने जिनकी कवरेज किए हैं और जिनको दिखाया है, लोग उनके बारे में जानते हैं। बहुत से केस ऐसे भी हैं कि जिनको कवरेज ही नहीं मिला, तो लोगों को मतलब लोग उनके बारे में जानते ही नहीं। अब जैसे अब पहलू है सब जानते हैं, रकबर है सब जानते हैं, उमर घाटमी का सब जानते हैं। रिसेंटली अभी 3 केस अभी हुए हैं कि एक 28 मार्च को वारिस का हुआ है और उसके बाद में 15 तारीख को फरवरी को 2 केस जुनैद और उसका नासिर का हुआ है। तो ऐसे केसेस इनको सब जानते हैं। बाकी इसके अलावा भी एक पैमा खेड़ा पुनाने ब्लॉक में गांव है, 2017 में ही वहाँ पर एक साथ 3 लड़कों को मारा गया था, जिसमें इसी मामले में तस्करी के मामले में उनको बल्लमगढ़ में गोरक्षक वालों ने मारा था। वो ईद के मौके पे जो त्यौहार के लिए कपड़े खरीद के लेकर आ रहे थे, जिसको गांव में सेल करते। तो उसमें एक लड़का शेर सिंह था, वो एससी था, और उसके साथ में 2 लड़के और थे, एक का नाम फरीद था और एक का नाम था साहून। वो तीनों थे, वो इस शक में मार दिए कि ये लोग गौ तस्करी करते हैं, जबकि उनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं था और वो कपड़े खरीदने के लिए बल्लमगढ़ गए थे ईद से पहले। जो हमारा ईद का त्यौहार होता है तो उस पर कुछ शॉपिंग करके लेकर आ रहे थे सस्ते रेट पे और उसको गांव में आकर के सेल करते। तो ये 3 लड़कों को बल्लमगढ़ के पास में उनके पास एक पिकअप थी, इसको रेंट किराए पे करके लेके गए, तो तीनों लड़कों को वहाँ पे मार दिया। और इसके अलावा एक सर मैं एक और जानना चाहता हूँ, जब वो आ रहे थे उनके पास कपड़े थे गाड़ी में, वो या जा रहे थे? वो जा रहे थे खरीदने के लिए जा रहे थे। तो भीड़ ने उनको अब भीड़ में पता ना कौन लोग कितना मतलब इस घटना तक उन्होंने अंजाम पहुंचा दे। तीनों लड़कों को ऑन स्पॉट मार दिया। यावन एक लड़का उसमें घायल था, उसके शायद पैर कटा था उस टाइम, उसके बाद में वो भी एक्सपायर हो गया। और इसके अलावा एक अभी 2019 में घटना और हुई थी सिंगार गांव में, एक यासीन नाम था और उसके सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी थी। उसको पलवल में एक ब्रिज के नीचे चाकू के उससे काट करके और वो मार दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसके, जबकि नहीं उसके बेचारे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, नहीं कोई और था, वो सिर्फ ड्राइवर था। सिर्फ उसकी पोशाक देखकर, उसके एक चेहरे का हुलिया देखकर उसकी कर दी। तो इस तरीके से मेवात में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको आज तक ना तो चैनल मीडिया ने दिखाया, नहीं वो जुडिशरी तक पहुंचे हैं न्याय पाने के लिए। क्या कारण सर, मैं एक बार यहीं से एक बार आपको रोक रहा हूँ, कारण क्या है कि उनका पूरा मामला जुडिशरी तक नहीं जा पहुँचा और वो सुर्खियों में नहीं आया या कानूनी कार्रवाई की उसमें नहीं गया? इसके कई सारे कारण भी रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे बेचारे गरीब परिवार होते हैं वो अपनी आवाज़ को अच्छी तरीके से नहीं रख पाते हैं और उनको कवरेज नहीं मिलता है, या ऐसे बहुत सारे और भी रीज़न, जैसे अभी कोर्ट में गए तो लेकिन बाद में उस पर प्रेशर बनाया गया ग्रुप पे उन लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो केस को दबा दिया, या पुलिस प्रशासन की इग्नोरेंस की वजह से वो केसेस आगे तक नहीं चल पाए। यासीन के मसले में भी यही हुआ था कि FIR लॉज तक नहीं हुई थी, FIR लॉज होने में बहुत टाइम लगा। उन परिवार वालों ने इतने पापड़ पेले, उसके बावजूद उन्होंने FIR लॉज करी। FIR में वो बहुत छोटी छोटी धाराएं लगाई जो उसके लायक नहीं थी। तो ये बहुत सारे रीजन से, अभी जैसा अभी रिसेंटली जो वारिस का
हुआ है और सबकी, जबकि उसकी वीडियोग्राफी, फ़ोटोज़ और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हैं और वहाँ जो आई विटनेस भी हैं जिन्होंने उनको पीटते हुए देखा है। खुद पीटने वालों ने वीडियो जारी किया था, वो वीडियो मीडिया हाउसेज के पास, सबके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जिसका सभी लोग जानते हैं, मोनू मानेसर जो उसकी टीम है, और उसका एक फेसबुक पेज है जिस पर वो लाइव चलाते हैं और उसका कोई भी पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसने 22 मिनट की वीडियो है जो उसने अभी बाद में उसने डिलीट कर दी है, तो वो उसमें खुद पीटते हुए दिखा रहा है, पीटते हुए उनको देखा गया है उस वीडियो में। और सीसीटीवी की फुटेज है, हम उस जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ है, वो घटना हुई है, वहीं पर हम गए भी हैं और बीबीसी ने आई थिंक वो पूरा कवरेज किया, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उस महिला ने, एक छोटा बच्चा था, इतना बड़ा बच्चा, तो वो क्या जानता है, वो कह रहा था कि मैंने खुद ने उनको पीटते हुए देखा है। मगर बलोरो के, जिस बलोरो में उसको पीटा गया था, उनकी जो वो पुलिस की बलोरो नहीं थी, वो सिर्फ उन बजरंग दल या उनकी मोनू मानेसर की जो टीम है उन लोगों की वो बलोरो थी। और उसके जो गिलास थे वो ब्लैक कर रखे थे, तो दो लोग जाते थे बलोरो में, अंदर ही अंदर उसके पेट में इतनी उन्होंने चोटें मारी जिससे उसकी खून की उल्टियाँ हुई। और बाद में एक लोग ये भी कह रहा था कि एक महिला ने कहा था कि ये गाय का मांस खाते हैं इसलिए उसकी उल्टी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब इतनी बेदर्दी से लोगों को पीटना, इसलिए जो मरने वाला है उसने ये भी कहा था कि वो महिला बोल रही थी, आप मेरे को मतलब जेल में डाल दो लेकिन मुझे इस तरीके से मत पीटो, मुझे हॉस्पिटल तक ले चलो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और उसको इतना पीटा कि उसको मतलब उसकी बेचारे की डेथ हो गई। तो अंदाज़ा मैं जानना चाहता हूँ सर, इस इलाके में पिछले 10 साल या 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें, कितने लोगों की हत्याएं गाय के नाम पे की है या कितने लोगों को चोटें मारी गई है? कुछ आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा हो तो? आंकड़े की जहाँ जो बात करें, आंकड़ा भी सब हमारे पास है, सारा आंकड़ा मिल जाएगा और वो हम सबको पता है। आए दिन मतलब महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर कोई ऐसा मतलब महीना नहीं गुजरता जब कोई इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो हम सब देख लेते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल छुप जाती हैं। और ये इसका अभी एक रिसेंटली अभी एक अखबार की कटिंग है जिसमें शायद इंडियन एक्सप्रेस या द ट्रिब्यून की है, उसमें उन्होंने नूह डिस्ट्रिक्ट का डेटा लिया है जिसमें 94% गो जो तस्करी के मुकदमे दर्ज जो हुए हैं उस 100% उसमें 94% फेक हैं। केवल 6% लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, और उसमें भी वही लोग संलिप्त हैं। वो आप अखबार पढ़ सकते हैं, मैं अवेलेबल मैं कर दूंगा आपको। तो इस तरह की ये एरिया है, ये बहुत अमन पसंद एरिया है। यहाँ पर किसी को लेकर किसी भी जो, हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, लेकिन यहाँ और भी कास्ट रहती हैं जिसमें हम SC ST भी हैं, यहाँ ठाकुर भी रहते हैं, यहाँ बनिए भी रहते हैं। तो आज तक कोई यहाँ पर कोई इस तरह का दंगा नहीं हुआ है। ये लोग जो बाहर के लोग जो आकर के, अब जींद का एक लड़का है, रोहतक का एक लड़का है, या मतलब एक मानेसर का लड़का है, भाई उनको आकर के यहाँ इस तरह की मतलब ये हरकतें कर रहे हैं, वो जो उसका सरकार उसको पॉलिटिकल एक फ़ायदा लेना चाह रही है, वो सीधा साफ जाहिर है। क्योंकि मेवात में गोरक्षक प्रोटेक्शन सेल जो बनाई है, वो एक कानून है जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है सलवा जुडूम के नाम से। मैं एक और सवाल कर रहा हूँ कि लगातार हत्याएं हैं, और कांग्रेस की जब सरकार थी हरियाणा में तब भी हत्याएं थी, अब बीजेपी की सरकार है तब भी हत्याएं हैं। मुकाबला क्या, वो इसका समाधान क्या हो सर? ये हत्याएं कैसे रुके, क्या सोचते हो? क्या राजनीतिक पार्टियां जो आज विधानसभा में बोल रही है, संसद में बोल रही होगी, विपक्ष में जो है कुछ तो चुपी है, और कल वो पक्ष में होंगे, तो क्या लगता कि आपको कि सरकार बदलने से हत्याएं रुक जाएगी? मैं ये नहीं कहता कि हत्याएं कांग्रेस में नहीं हुई होंगी, ज़रूर हुई होंगी, लेकिन जो जहर इस सरकार ने, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, इसने जो जहर एक आवाम के दिलों में घोला है। सर, पिछले लंबे टाइम से मेवात में ये घटनाएं होती रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं और इंजर्ड भी बहुत लोग हुए होंगे, तो अंदाज़ा कोई डाटा है कि आपकी नज़र में कुछ आपकी नज़र से भी शायद छूट गया हो? इसमें ऐसा है कि जिन फैमिलियों से एक्चुअली जितनी भी मेरी बात में इस तरह की फैमिली में सबसे कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हम उनके बच्चों को या उनका साइको सोशल सपोर्ट है या एजुकेशनल सपोर्ट है, वो हम उन बच्चों के साथ, या लीगल उनको सपोर्ट वो हम देने का काम कर रहे हैं। तो ये मॉब लिंचिंग की जो घटना है, ये 20 के आसपास मॉब लिंचिंग की घटना है जिसमें डेथ हुई है, और इसमें 10 के अप्रोक्स, 10 या 12 के अप्रोक्स है जो मॉब लिंच इंजर्ड हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हमारी भी नॉलेज में नहीं है।
जो मतलब हमारी फैक्ट फाइंडिंग हम नहीं कर पाए, या या उन केसों तक हमारी अप्रोच हम अब तक नहीं पहुंच पाए, किसी इस तरह के भी केस हैं। बाकी इसके अलावा मेवात में अगर पुलिस इनकाउंटर की बात करें तो पुलिस इनकाउंटर तकरीबन 35-40 केस ऐसे हैं जो पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं। हमने पहली बार सुन रहा हूँ कि मेवात में पुलिस ने इनकाउंटर किए होंगे। ये कैसे इनकाउंटर होते हैं सर, ये और मैं जानना चाहता हूँ एक बार, कैसे इनकाउंटर किए हैं? ये पुलिस इनकाउंटर का भी 2019 में केस हुआ था। यहाँ अरसद बीसरू है, उसको 5 से 6 केसों में छोटे छोटे केस, उनके केस ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज थे, उसी के बिहाफ पर उसका इनकाउंटर किया था। और यहाँ उटावड़ी गांव है जो डिस्ट्रिक्ट पलवल में पड़ता है, वहाँ से 4 लड़कों का इनकाउंटर किया गया। सिरोलिया के गांव है, वहाँ से 2 लड़कों का इनकाउंटर किया गया। और एक सिंगार गांव है, वहाँ से 2 लड़कों का इनकाउंटर। क्या मतलब इन पे ऐसे गंभीर केस थे जो मतलब इन पे इनकाउंटर किया गया? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेवात का मैं कभी भी किसी ऐसे अपराधी का नाम नहीं सुना है। जैसे हरियाणा के बाकी हिस्सों में बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं, फिरौतियाँ वसूलते हैं, डकैतियाँ मारते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या इनके ऊपर था कि इनका या कोई तस्करी का कोई आरोप में इनकाउंटर किया गया? जहाँ तक मैं अपनी नॉलेज बता, जो मैंने फैक्ट फाइंडिंग किया, हमारी टीम ने फैक्ट फाइंडिंग की है, इसमें इन लोगों के पास में कोई भी इतना बड़ा मतलब धाराएं नहीं थी जिसमें इनको मतलब जैसे अब 307 या 302 इस तरह की कोई घटना मतलब धाराएं नहीं थी। इन पे पास में छोटे छोटे जैसे कोई एटीएम चोरने का काम कोई धाराएं थी, या कोई चोरी की कोई धाराएं थी। तो छोटी छोटी मतलब इतना ज़रूर था कि किसी के पास 2 केसेस थे, किसी के पास 3 केसेस थे, 4 केसेस थे, उस केसेस के बिहाफ पे उनका इनकाउंटर किया गया। और यूपी पुलिस ने बहुत इनकाउंटर किए हैं, और इवन कुछ राजस्थान पुलिस ने इनकाउंटर किया है। और एक लड़का अभी 2019 में एक लड़का आरिफ था जो बीकॉम करता था। ये टपूकड़ा जो अलवर का एक कस्बा है, वहाँ पे एक बीकॉम एक लड़का कर रहा था, तो 2nd ईयर थी वो। मॉर्निंग के टाइम मतलब सैर करने के लिए जा रहा था, और एक अनटेंड एक पुलिसकर्मी ने उसके पास जो AK-47 थी वो चला दी, और उस लड़के के चेस्ट में गोली लगी। वो लड़का वहीं मतलब वो इनकाउंटर हो गया, उस लड़के के इनकाउंटर कर दिया। और जबकि वो 2 ही भाई थे। तो ये इस तरह की घटनाएं, तो मान लो उसमें जो वो किया केस दाड़िश से, जो इसी घटना में हम बात करें, तो फिर पुलिस ने क्या इसके ऊपर बोला कि कैसे हुआ ये सब कुछ? क्योंकि उसका शायद वो जो बीकॉम कर रहा था कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होगा शायद। नहीं, कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड ना, हालांकि वो मुकदमा अभी भी चल रहा है, अलवर कोर्ट में वो चल रहा है मुकदमा। तो पुलिस हमेशा अपना बचाव करती है, उसमें किसी न किसी कोई इन पे इस तरह का आरोप, जैसा अभी वारिस का है, वो एक्सीडेंटल केस बना दिया है। अब क्या करेंगे आप लोग, हम लोग क्या करेंगे? हालांकि उसका दूसरा है कि भाई हम अभी भी जो हमारा संविधान है उस पर हमें ट्रस्ट है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि हम उस लास्ट तक जो उसका एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है वहाँ तक हम लेके जाएं हर केस को। सर मेरा तो वही इन केसों में भी होता है। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि मैं जितने भी गाँव में गया हूँ तो उनको लीगल कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है लोगों को। केस जब होता, कोई किसी की डेथ होती है तो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग भी आते हैं, बुद्धिजीवी भी आते हैं, बात करते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक उनके साथ कोई लीगल सपोर्ट मिले ऐसा मुझे दिख नहीं रहा था। क्या कोई आपका ऐसा है कि यहाँ के एडवोकेट्स का जो दिल्ली और चंडीगढ़ हाई कोर्ट यहाँ लगता तो उधर जयपुर हाई कोर्ट लगता है, कोई मेवात के अंदर कोई लीगल सपोर्ट उनको मिले, उसके लिए कोई आपने कोई ग्रुप बनाया हो यहाँ के लोगों ने? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसे अभी के जैसे कोई रिसेंटली कोई घटना घटती है तो बहुत सारे मतलब सोशल एक्टिविस्ट या हमारे वकील साहिबान या और दूसरे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन संगठन, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और उस टाइम पर परिवार को ये लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ही हमारे साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ टाइम जैसे गुजरते हैं तो आई थिंक कोई अगर कोई आया तो फिर फ़ोटो सेशन करने के लिए आते हैं, कोई फैमिली से उनके दुख सुख कोई पूछने नहीं आता है। बाकी हम एक परिवार की जो साइको सोशल सपोर्ट है, इन सारे परिवारों के साथ में हम कनेक्टेड हैं। आप किसी भी परिवार के साथ पास में जाएंगे तो आई थिंक मेरे नाम से पता कर लेंगे कि फैमिली के पास में हम किस तरीके से कनेक्टेड हैं। इवन अगर कोई भी परिवार में किस तरह कुछ चाहे उनका दुख का कोई माहौल या उनका सुख का कोई माहौल हो तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं। बाकी और कुछ साथी हैं जो कुछ संगठन हैं जो अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। बाकी ये नील के ना के बराबर हैं। सर मेरा एक और सवाल है कि मैं जिन भी गाँव में गया हूँ तो उन्होंने ये है कि सब गांव से निकल के आया कि पुलिस का और गुंडों का गठजोड़ है, जो कल विधानसभा में भी विधायक के द्वारा बोला गया है। और एक विधायक ने बोला है, मामन खान विधायक ने बोला कि सरकार गुंडों को भेजती है हथियार देकर गौ रक्षा के नाम पे। और ये जब गठजोड़ दिख रहा पुलिस का, और गांव के लोगों ने बोला है कि पुलिस और गुंडा गठजोड़ है, उसके साथ में डॉक्टर भी कहीं ना कहीं मेडिकल करने में कोताही बरतते हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं, सरकार इनके ऊपर खड़ी है, लोग बोल रहे हैं। तो विकल्प क्या हो? ये हत्याएँ कैसे रुके, ये मॉब लिंचिंग की घटनाएँ कैसे रुके, क्या विकल्प हो? देखो जी, अब इसमें तो मतलब एक पूरी मेवात हम सिर्फ डिफेंस में है कि हम लोग बर्दाश्त करें।
लेकिन किसी भी चीज़ के लिए कोई सीमा निर्धारित है कि आदमी कब तक उस गुस्से को पिएगा। अब फिर इसके बावजूद लास्ट में हमारा एक ही ऑप्शन होता है कि ये लोग जितनी भी हिंसा ये लोग करें या जिस तरीके से जुल्म करें, हम मोहब्बत से उसको पेश आए उनके सामने, और वही हम आज तक कर रहे हैं। लेकिन मोहब्बत से आप पेश आ रही हो, लेकिन बहुत उल्टा रहा ना। वो एक शिकार करते हैं, फिर नए शिकार पे निकल जाते हैं, फिर नए पे निकल जाते हैं। गुंडे जो लोग हैं वो मोहब्बत की भाषा तो समझ नहीं रही। तो इसके लिए दूसरा तरीका जो है, आप सब और जो हम लोग मानते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो देन है, यहाँ का संविधान है, जो देश संविधान से चलता है, और उस संविधान पर हमें ट्रस्ट है। हम उसका प्रोसेस, उस प्रोसेस में जो जुडिशरी का सिस्टम, उसमें जाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब वो दूसरा चीज़ है कि हमें न्याय मिले या नहीं मिले, जो कि बहुत केसों में मिलता भी नहीं। जन लामबंदी नहीं करनी चाहिए मेवात के पूरे इलाके को, पूरे देश के लोगों से जोड़ के कोई जन लामबंदी हो। इस जो ये एक गठजोड़ बना है गुंडों का, पुलिस का और सरकार का, इसके खिलाफ कोई जन लामबंदी हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी कौम के अगेंस्ट है, नहीं, हमारे संविधान को बचाने के लिए है। कौम का तो इसमें बात ही नहीं चल रही सर। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब जिस तरीके से आज देश का माहौल जो दिखाई दे रहा है, वो सब उस चीज़ से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि एक टीवी डिबेट के अंदर एक मुल्ला जी को पकड़ा और एक बाबा को पकड़ा, और वो अनाप शनाप की इस तरह की भाषाएं, दोनों को पैसे दिए। होता ये कि दोनों को पैसे दिए कि आपको एक दूसरे को गालियां देनी है, माहौल बिगाड़ना, एक मुर्गे लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर एक 14 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा उस डिबेट को सुन रहा है, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो आगे चल कर के क्या मतलब किस तरह का हम उसको। मेरा सवाल ये है कि जन लामबंदी की तरफ मेवात बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सवाल मेरा। नहीं, वो ज़रूरी भी है कि मतलब जहाँ देश में संविधान मिटाने की जो बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें, हम करेंगे भी इस चीज़ के लिए, और चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े कि हम देश को, एक देश के संविधान को बचाने के लिए जितनी मेवात को करना चाहिए, हर चीज़ में मेवात ने किया है, चाहे वो देश की आज़ादी से लेकर के आज तक हम लोग लड़ता है, तो इसका अगेंस्ट भी हम लड़ेंगे। तो संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, इससे बड़ी लड़ाई है यहाँ के इंसानों को बचाने की लड़ाई है। मेवात नहीं बचेगा तो बाकी हिस्सा भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो आज मेवात को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर वो मेवात के बाद निकलेंगे अपने गाँव के दलितों को मिटाने के लिए, फिर निकलेंगे दूसरे अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिए, और धीरे धीरे सबको मिटा देंगे। इसलिए बचना है तो जन लामबंदी करनी ही पड़ेगी। जनमंच के साथ आप बने हुए थे सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, कि आप लोग यहाँ आए मेवात की इस धरती पर, जो शहीदों की धरती है। मैं और अपने सभी मेवात वासियों का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।